हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। जहाँ पर आपको मिलती हैं सभी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम की पढ़ाई और जिससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हम कोशिश करते हैं कि सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास देने की कोशिश की जाए। और इसी के साथ तुम्हें हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिलती है 10th क्लास की मैथ और कंपटीशन एग्ज़ाम पर आपने देखा कि हम अपनी जो भी क्लासेस बना रहे हैं सभी प्रकार की क्लासेस डाल रहे हैं। जैसे आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और आपकी बायोलॉजी हो गई। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए एक नए सब्जेक्ट की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। और तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें एक क्लास दी थी इंग्लिश की। उसमें हमने डिस्कस किया था आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ लाइंस लिखी हैं उनको बताना चाहता हूँ। जैसे ड्रीम एज बिग एज पॉसिबल, मतलब आपको क्या करना है, जितना सपना तुम्हारा ऊंचा होगा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि तुम्हारा जो टारगेट है वो एक ही होना चाहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसमें लिखा है ड्रीम एज बिग एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना बड़ा आपको अपना स्वप्न सोचना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। एंड स्टार्ट वर्किंग टुडे, और आज से ही उस लक्ष्य पर काम करना स्टार्ट करना है। टू रिलीज दैट, इस एहसास के साथ, इस अनुभव के साथ। ड्रीम विद स्मॉल स्टेप, मतलब अपने सपने को छोटे स्टेप के साथ, इसी अनुभव के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी के कुछ आइटम फ्रेजेस के बारे में, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में मेन रोल निभाते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था जिस दिन मैं इंग्लिश की क्लास लूँगा उस दिन आपको वोकैबुलरी भी देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बिना वोकैबुलरी के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना, अपनी वोकैबुलरी को और अपनी अच्छी पकड़ बनानी है, जिससे आने वाले जितने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं आप आराम से वोकैबुलरी को सॉल्व कर सकें। तो देखिए आज कुछ वोकैबुलरी के वर्ड हैं। देखो पहला है आपका कैरी मैटर्स विद ए हाई हैंड। देखो आइडम फ्रेजेस आपके होते हैं वही वाले जो आपने हिंदी में पढ़े थे, मुहावरे, लोकोक्ति वाले। तो इसमें है कैरी मैटर्स विद ए हाई हैंड, इसका मतलब क्या होता है, टू डील विद ए पर्सन स्ट्रिक्टली। इसका देखो पहले आपको ये पहली लाइन समझनी पड़ेगी। कैरी मैटर्स विद ए हाई हैंड, मतलब जब भी आप किसी मैटर को एक हाई हैंड में लेते हो, मतलब सख्त हाथों में, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है टू डील विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ डील करना, किस हिसाब से, स्ट्रिक्टली रूप से, सख्त रूप से डील करना ही क्या कहलाता है, कैरी मैटर्स विद ए हाई हैंड। आपके एग्जाम में पहली वाली लाइन दे दी जाएगी और ये आपको ऑप्शन में मिलेगा देखने को, और बाकी के 3 ऑप्शन रहेंगे आपके अलग से। अगला है आपका डाई हार्ड, इसका मतलब है परसिस्टेड इन स्ट्रगल। स्ट्रगल होता है आपका जो आपका संघर्ष होता है, परसिस्टेड होती है आपका मौजूद। डाई हार्ड इसका मतलब होता है परसिस्टेड इन स्ट्रगल, मतलब किसी भी संघर्ष में मौजूद होना। एग ऑन का मतलब होता है टू अर्ज समबडी। एग ऑन अनुरोध, अर्ज का मतलब होता है आपका अनुरोध करना, ठीक है। एग ऑन टू अर्ज समबडी, एग ऑन टू अर्ज समबडी, अर्ज का मतलब किसी भी व्यक्ति से क्या कर रहे हो, अनुरोध कर रहे हो। गुड समैरिटन, इसका मतलब क्या होता है, वन हु हेल्प स्ट्रेंजर। और आपका समैरिटन क्या कहलाता है, आपका ये आपका धार्मिक से रिलेटेड हो सकता है। एक अच्छा धार्मिक कौन होता है, जो क्या करता हो, वन हु हेल्प स्ट्रेंजर, एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेंजर की, अजनबियों की सहायता करता हो, वही एक अच्छा धार्मिक कहलाता है। इल एट केस, इसका मतलब क्या होता है, अनकम्फर्टेबल, मतलब जिसको ऐसा, इल एट केस का मतलब होता है जो अनकम्फर्टेबल हो, उसके अनुकूल नहीं हो। ऑफ द हुक,
इसका मतलब होता है आउट ऑफ ट्रेवल। हुक का मतलब होता है कांटा, ठीक है। ऑफ द हुक, आउट ऑफ ट्रेवल, मतलब जो भी तुम्हारी मुसीबत थी उनसे बाहर आना। ऑफ द हुक, आउट ऑफ ट्रेवल। इससे अगला है आपका अंडर ए क्लाउड, टू बी अंडर सस्पेंशन। इसका मतलब क्या है? अंडर ए क्लाउड मतलब जो बादल हैं उसमें जो भी कुछ रहेगा उसके नीचे सब कुछ कैसा लगता है? धुंधला लगता है। और इसका मतलब भी क्या है? टू बी अंडर सस्पेंशन, मतलब किस में रहना? सस्पेंशन होता है आपका डाउटफुल पर्सन, जो हमेशा डाउट में रहता हो, डाउटफुल पर्सन, ठीक है। तो अंडर ए क्लाउड, टू बी अंडर सस्पेंशन, किसके अंडर में रहना? डाउटफुल के रहना। संघर्ष आपका जो डाउटफुल है, संदेह रखना। डाउट का मतलब होता है संदेह वाला व्यक्ति, जो संदेह करता हो, ठीक है, डाउट करता हो। टू एंड फ्रो, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फ्रो फॉरवर्ड, टू से याद रख लेना। आपका जो टू एंड फ्रो है इसका मतलब होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये थे हमारे कुछ आइडम फ्रेजेज। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे, और इससे पहले जो मैंने तुम्हें सिनोनिम दिए थे वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो आगे चलते हैं, हम अपनी इंग्लिश क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, अपना जो टॉपिक है हमारा जो चल रहा था, कौन सा? सब्जेक्ट को पहचानना, ऑब्जेक्ट को पहचानना और वर्ब को पहचानना। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। पहली जो मेरी क्लास थी इंग्लिश की, उसमें जा कर के इस टॉपिक को, इस क्लास को ज़रूर देखना है, जिसमें मैंने तुम्हें सिखाया था किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं और वर्ब कैसे पहचानते हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी वर्ब थी, वर्ब के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसका मतलब क्या होता है? ये आपके किसी भी कार्य के समय के बारे में जो बताए, समय के बारे में बताए, मतलब जो भी आप क्रिया करते हो, आपका खाना पीना, रोना, खेलना, जिसमें लास्ट में, हिंदी वर्ड में कह रहा हूँ, जिसमें लास्ट में ना लग जाए। ना से क्या आ जाएगा? आपका खेलना, पीना, रोना, सीखना। इसी हिसाब से ये सभी आपकी क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। इसको कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट याद रख लें। टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। टू टेल अबाउट एन एक्शन एंड आपका जो आपके सेंटेंस है, जो आपका सेंटेंस है, उस जो आपके किसी भी कार्य के बारे में बताए, और आपकी जो स्टेट है, ठीक है ना, जो स्टेट को बताए, किसी भी सेंटेंस की स्टेट के बारे में बता दे कि आपका जो वाक्य है, जो आपका सेंटेंस है, वो किस में पूरा हुआ है? प्रेजेंट में पूरा हुआ है, या फिर पास्ट में पूरा हुआ है, या फिर फ्यूचर में पूरा हुआ है। इसका क्या मतलब है? प्रेजेंट होता है आपका वर्तमान, पास्ट क्या होता है? आपका भूतकाल, और फ्यूचर क्या होता है? आपका भविष्यकाल। देखो, प्रेजेंट जो टाइम तुम्हारा अब चल रहा है, पास्ट क्या है? जो काम तुमने पहले किया था, और फ्यूचर क्या है? जो आप आने वाले टाइम में सॉल्व करो, जो आने वाले टाइम में आप पूरा करोगे, वो आपका फ्यूचर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल से तीनों को समझते हैं। राम इज इन, कुछ भी लिख लो, 10th क्लास। एक सेंटेंस मेरा ये है। एक मैं लिख दूँ, राम वाज इन 10th क्लास। एक तीसरा मैं लिख दूँ, राम विल इन 10th क्लास। तीनों में क्या डिफरेंस है? आपकी वर्ब का डिफरेंस है। देखो, राम इज इन 10th क्लास, जो राम है वो 10th क्लास में है, ठीक है। राम वाज इन 10th क्लास, मतलब जो राम था वो 10th क्लास में था।
राम विल इन 10th क्लास। इसका मतलब क्या है, जो राम है वो आपका 10th क्लास में होगा। और इसके बारे में डीपली हम जब हम टेंस को टॉपिक जो आपका टेंस है उसको उस टॉपिक को करेंगे तब मैं आपको डीप में इनके बारे में बताऊंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही समझ लेना इसको कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है, और उसमें किस में पढ़ते हैं हम आपके वर्ब में। ठीक है, ये वर्ब क्या होती है, जो हमारे किसी कार्य के समय के बारे में बता दे, जो कार्य हमने किस टाइम में पूरा किया है, या फिर पहचाने कैसे, हिंदी में कैसे पहचानते हैं इसको, जिसमें जिस भी वर्ड के लास्ट में ना वर्ड मिल जाए वो मेरा क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ठीक है, अब आपका जो ये हमें बता देती है कौन, क्रिया, कि हमने जो अपना सेंटेंस है, जो वाक्य लिखा है वो किस में किस टाइम में लिखा है, प्रेजेंट का लिखा है या पास्ट में लिखा है या फ्यूचर में लिखा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अपना वर्ब देखो, मेनली आपकी जो वर्ब है ना, ये आपकी दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, एक तो होती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है, और एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है आपका सहायक क्रिया, मतलब जो वर्ब की हेल्प करे किसी भी वाक्य में, तो वो हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। मेन वर्ब होती है जो स्वयं अकेले ही अपना वाक्य पूर्ण कर दे। जैसे मेन वर्ब में कौन कौन सी आती हैं, जैसे मैं आपसे कह दूँ टू डांस, टू सिंग, ठीक है, etc। हेल्पिंग वर्ब में क्या आते हैं आपके, मान लो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी एजेम्बार, वाजवार, हैजैब, ठीक है ना, etc। देखो इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपके कुछ मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स में आपके जो सेल विल हैं, कैन, कोड, मे, माइट, should, ought to, need, used to, ऐसे ही आपके कुछ मॉडल्स होते हैं। देखो जो आपका सेल और विल है, ये आपका किसका भी काम करता है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मॉडल्स का भी काम करता है। इनको समझेंगे कैसे, जो आपका जब भी आपको ये सेल विल, आपको सेल विल के साथ क्या दिख जाए, देखो मॉडल्स का एक नियम होता है, ये कहता है जब भी मैं आऊँगा किसी भी सेंटेंस में तो मैं अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आऊँगा। जब भी आपको ज़्यादातर केसों में सेल विल के साथ आपको क्या दिख जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो इसका मतलब वो किस रूप में ले सकते हैं हम उसको, कि हमारा जो वाक्य है वो मॉडल्स की दृष्टि से हम देख सकते हैं। लेकिन यदि ये आपका सेल विल इसके साथ बी लग जाए, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाए, तो हम इसको किस में भी ले सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब में काम आएगी। यदि ये आपका हेल्पिंग वर्ब में काम आएगी यदि इसके साथ सेल और विल के साथ क्या लग जाए, हैव लग जाए और वी थर्ड लग जाए, फिर भी ये किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का। यदि मैं इसके साथ सेल, विल, इसके साथ बीन लगा दूं और क्या लगा दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो ये यहाँ पर भी ये किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का। देखो जो आपके सेल विल हैव है और सेल विल हैव और बीन, आप सोच रहे होंगे कि सर ये इनको कहाँ से ऐड कर रहे हैं, इसमें आपका सिंस फॉर भी यूज होता है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आपका सिंस आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको कौन सा वाक्य होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप ये सोच रहे हो सर ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से ला रहे हैं, इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा जब मैं अपना टेंस टॉपिक को स्टार्ट करूँगा ना, तब इसके डीप के बारे में जाएंगे। जितनी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू, डज, डिड, ठीक है, वाज, वर, इज, एम, आर, ये कहाँ कैसे यूज होती हैं। तो आज हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि मेन वर्ब क्या होती है और आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो चलिए आगे चलते हैं हम।
इसी में थोड़ा पढ़ते हैं अपने वर्ब के बारे में। इस वर्ब में आपके एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ये आपके इसकी हिंदी होती है आपकी सकर्मक क्रिया, और ये होती है आपकी अकर्मक क्रिया। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब आपकी वो होती है, इट इज़ दैट वर्ब विच, इसको लिख दें, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ऐसे भी लिख दो, ए ट्रांजिटिव वर्ब, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट about an action but which passes through subject to object इसका मतलब होता है ये आपकी ऐसी वर्ब होती है, बताती तो कार्य के बारे में ही है, लेकिन क्या करती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। मतलब जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में आपको क्या दिख जाए, ऑब्जेक्ट दिख जाए, वो मेरी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दे दूं, राम इज रीडिंग द बुक। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, जो राम है वो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे मैं आपसे कह दूं, अगला एग्जांपल पीछे बताऊंगा इनको एक्सप्लेन करके, ही ईट्स द फूड। देखो, इससे पहली वाली क्लास में जिस बच्चे ने भी नहीं देखी होगी तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको पहली वाली क्लास ज़रूर देखनी है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी सेंटेंस से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे पहचानते हैं। देखो, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें बताया था जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें कौन की सेंस निकलेगी, मतलब हु की सेंस आएगी। किसकी सेंस आती है? हु की सेंस। जैसे मैं आपसे कह दूँ खालिस्तान इज़ रीडिंग द बुक, मतलब पुस्तक को कौन पढ़ रहा था, कौन की सेंस आ रही है ना, तो कौन मेरा मतलब आप क्या आंसर देंगे? सर, पुस्तक को राम पढ़ रहा था। तो ये राम मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था? जिस वाक्य में आपके लिए क्या की सेंस आ जाए, व्हाट की सेंस आ जाए। किसकी सेंस आ जाए? व्हाट की सेंस आ जाए। व्हाट का मतलब क्या है? क्या मतलब राम क्या पढ़ रहा था? तो आप कहोगे सर इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो राम है वो पुस्तक पढ़ रहा था। तो ये मेरी पुस्तक क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? मेरी पुस्तक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब सर ये क्या बच गया? ये जो मेरी इज है और ये रीडिंग है, ये रीड मेरी वर्ब कहलाती है, और ये जो इज का लगना है, इज एम आर वाज वार है जैब, ये होती है हेल्पिंग वाले वर्ड जो हमारे सेंटेंस को पूर्ण करने में हेल्प करते हों। तो दोनों को मिलाकर क्या मिल गया? हेल्पिंग वर्ब। तो ये दोनों ही क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो ये पूरा पढ़ते हैं कि इज रीडिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट है। द बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगले सेंटेंस चलेंगे। ये ही क्या है? ही ईट्स द फूड, भोजन कौन खा रहा था? तो आप आंसर वह क्या है? सब्जेक्ट है। मतलब ही ईट्स, वह क्या खा रहा था? वह भोजन खा रहा था। द फूड, तो ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका व्हाट की सेंस आ रही है, यहाँ पर आपकी हु की सेंस आ रही है। ठीक है, तो ये ईट क्या बच गया? ये मेरी वर्ब बच गई। अब बात चलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। ठीक है ना? जो मेरा ये सेंटेंस था, राम इज़ रीडिंग द बुक, देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो ये मेरे कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर आपको ही ईट्स द फूड, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये कौन सी है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप ये कहोगे सर ये ट्रांजिटिव वर्ब ये होती हैं, तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं?
इनट्रांजिटिव वर्ब आपकी वो होती हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो। आपकी डेफिनेशन वही है, एन ट्रांजिटिव वर्ब जो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट अबाउट एन एक्शन, मतलब ये भी आपके एक्शन के बारे में बताती है। विच डिड नॉट पास थ्रू, मतलब जो पास नहीं होती, जो नहीं गुजरती हो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे कह दूं एग्जाम्पल में क्या दे देंगे इनट्रांजिटिव वर्ब के में, इनट्रांजिटिव, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। मैं क्या खेलता हूँ ये नहीं पता, ऑब्जेक्ट का कोई डिस्कशन नहीं है, तो ये कैसा है मेरा इनट्रांजिटिव वर्ब। आई ईट, मैं खाता हूँ, ये नहीं पता मैं क्या खाता हूँ, फिर भी ये कैसा है इंट्रांस, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना, इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना आप सीख गए होंगे। तो इसके बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के, तो अब आपको उनको सॉल्व करना है। तो चलिए आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपके आने वाले जो कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस भी है जिसमें आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव सबको पहचानना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस आपके साथ हो रही है। देखो, रवि मेट सोनू, रवि किससे मिलता है, सोनू से मिलता है। ये मेरा आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके ये मेरी क्या है, वर्ब है। मेट मेरी क्या है, वर्ब है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, ये कौन सा होता है, ये होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। इसके बाद ही इज क्राइंग, वह रो रहा है। ही मेरा सब्जेक्ट, इज मेरी वर्ब और क्राइंग मेरी, ये इज क्राइंग मेरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कैसा है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। इससे आगे है ही थ्रू ए बॉल ऑन मी, ही सब्जेक्ट, बॉल ऑब्जेक्ट, ऑन मी ऑब्जेक्ट। देखो पहचान मैंने तो बता दी थी, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। जहाँ पर भी आपकी हु की सेंस आएगी वो आपका सब्जेक्ट, जहाँ पर भी व्हाट की सेंस आएगी वो आपका ऑब्जेक्ट। हु को पहचानोगे, हु की सेंस में सब्जेक्ट और व्हाट की सेंस में आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो आपको वैसे भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ए बॉल भी दिख रहा है, मी भी दिख रहा है, ये क्या है आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर करोगे कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इससे आगे डिस्कस करेंगे। इसमें ए बॉल भी आपका ऑब्जेक्ट और मी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये ए बॉल कैसा ऑब्जेक्ट, जहाँ पर भी आपका कोई भी समथिंग दिख जाए, मतलब कोई भी आपकी थिंग से रिलेटिव आ जाए, वस्तु से रिलेटिव आ जाए, तो वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी ये कैसा है, जहाँ पर भी आपको प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट मिल जाए, कौन सा प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट मिल जाए, वो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं। द सन शाइन ब्राइटली, जो आपका सूरज है वो कैसा चमकता है, तेज चमकता है। मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसा है, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। द सन मेरा सब्जेक्ट, शाइन मेरी वर्ब, ब्राइटली ये आपके ऐसे होते हैं जो आपके एडजेक्टिव एडवर्ब में काम करते हैं। ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है ना। एडवर्ब कौन से होते हैं, एडवर्ब आपके वो होते हैं जो वर्ब की हेल्प के लिए होते हैं, जो वर्ब के साथ जुड़ते हैं। एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले जुड़ते हैं। ही गिव मी ए बुक, ही मेरा सब्जेक्ट, गिव मेरी वर्ब, मी मेरा ऑब्जेक्ट, ए बुक मेरा ऑब्जेक्ट। ए बुक कैसा है मेरा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि समथिंग आ रहा है, मतलब किसी वस्तु के बारे में बात चल रही है। मी कैसा है मेरा, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इससे आगे अगला है तुम्हारा द प्लस ब्लू हिज विजिटल, जो पुलिसमैन है वो क्या बजा रहा है, सीटी बजा रहा है। मतलब इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, विजिटल आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। तो कैसा वाक्य है, ट्रांजिटिव वाक्य। कैसा, ट्रांजिटिव। पुट अवे यूअर बुक,
अपनी पुस्तकों में रख दो। यूअर बुक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो कैसा वाक्य है? ट्रांजिटिव वाक्य है। ठीक। स्पीक द ट्रुथ मतलब क्या बोलना है? सत्य बोलना है। वाट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े कंफ्यूज वाले हैं तो इनको देख लेना ज़रूर। स्पीक द ट्रुथ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। स्पीक द ट्रुथ वाट मतलब थोड़ा खुद से क्वेश्चन पूछ लिया करो कि क्या बोलना है? सत्य बोलना है। तो वाट की सेंस क्या देता था आपका? ऑब्जेक्ट देता था। ठीक है ना। द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग मतलब जो आपकी घड़ी है वो इस सुबह रुक गई। तो इसका मतलब ये हमारा दिस मॉर्निंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? समथिंग से रिलेटिव होगा। तो इसमें क्या की सेंस आई नहीं रही? द स्टॉप, जो घड़ी है हमारी स्टॉप रुक गई इस सुबह मतलब जो आपकी घड़ी थी वो रुक गई। तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, वर्ड की सेंस नहीं आ रही है। तो ये कैसा है आपका? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना। और ये दिस मॉर्निंग कैसा? ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले ये क्लियर करो। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम। तो चलिए, अभी आपने प्रैक्टिस की है कुछ क्वेश्चनों की जिसमें आपने पहचाना कि सब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ये थोड़ा आपका बेसिक था। ठीक है ना। इनको पहचानना डीपली हम आ गया कि जैसे आपका टॉपिक आएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उनमें डिस्कस करेंगे डीपली। तो इसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। ठीक है ना। ये सेंटेंस वाला जो आपका वाक्य है ना, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका, किसके हिसाब से? स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका 2-3 वाक्यों में आपका 3 टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला कौन सा है आपका? जो आपका सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। एक होता है आपका, कौन सा होता है आपका? आपका अगला होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना। और एक होता है आपका, ठीक है, तो इसमें ये आपका, ये आप कहेंगे कि एक होता है आपका कंपोजिट वाला, कंपोजिट सेंटेंस। ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गए? आपने जो हिंदी में पढ़े थे, हिंदी में कौन से पढ़े थे आपने? आपका सरल वाक्य कौन सा होता है? ठीक है ना। और आपका कौन सा कंपाउंड वाक्य? यौगिक वाक्य कौन सा होता है? कंपाउंड आपका यौगिक होता है। कंपाउंड वाक्य, यौगिक वाक्य कौन सा होता है? कंपोजिट वाक्य आपका मिश्र वाक्य कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। ठीक है ना। तो आपका जो सिंपल वाक्य होगा ना, तो सिंपल वाक्य की जो आपका सिंपल वाक्य है, सिंपल जो सेंटेंस है, इसकी पहचान क्या होगी? जो आपका साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, इसमें क्या होता है? इसमें आपका एक क्लॉज होता है। ये क्लॉज क्या होता है सर? ये आपका वाक्य होता है। ठीक है ना। इसमें एक क्लॉज रहेगा और वो क्लॉज आपका कैसा रहेगा? कंप्लीट मीनिंग वाला रहेगा और इसी के साथ इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के मैं बोल दूँ, एग्जाम्पल क्या बोल दूँ? ही रीड्स द बुक। ठीक है ना। एक क्लॉज है, एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस कैसा है? कंप्लीट मीनिंग वाला कि वह पुस्तक पढ़ता है और इंडिपेंडेंट है। तो आप सिंपल सेंटेंस को आसानी से पहचान लेंगे। तो इससे अगला है तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इसमें आपका 2 या 2 से अधिक क्लॉज होते हैं, क्लॉज होते हैं 2 या 2 से अधिक, लेकिन ये दोनों ही कैसे होते हैं? कंप्लीट मीनिंग वाले, कंप्लीट
मीनिंग वाले रहेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लिख दूँ, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट एंड ही रवि इज रीडिंग द बुक। देखो मैंने यहाँ पर दो क्लॉज लिखे हैं, एक क्लॉज मेरा ये है, एक क्लॉज मेरा ये है, और ये एंड क्या है, ये हमारा कंजक्शन होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। तो इसमें ही इज़ प्लेइंग द क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, एंड रवि इज़ रीडिंग द बुक, जो रवि है वो पुस्तक पढ़ रहा है। ये दोनों ही वाक्य कैसे हैं आपके? स्वतंत्र वाक्य हैं, कंप्लीट मीनिंग वाले वाक्य हैं, और ये एक दूसरे के बिना मतलब अधूरे नहीं है, ये अपना सेपरेटली भी यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंजक्शन लगा है आपका एंड, ठीक है ना। तो आपको एंड सेंटेंस कंजक्शन को देख लेना। तो इसके आगे चलते हैं हम। तो चलिए आपने अपने इस कंपाउंड जो हमारा वाक्य है ना, ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसको कैसे पहचानेंगे सेंटेंस? देखो ये इतना ही आसान है। इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी आपके लिए। ये ट्रिक कौन सी है आपकी? फैन पॉइज। यहाँ पर भी आपको ये दिख जाए, आपको आंख बंद करके डायरेक्ट